हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो सीए फाउंडेशन लॉ की तैयारी हम लोग इस वक्त में कर रहे हैं और लॉ की तैयारी में आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत जबरदस्त एक्ट पर बात, जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। हालांकि इससे पहले आप लोगों को मैंने क्वेश्चन का जो वीडियो है वो बना करके दे दिया है, उसका लेक्चर पूरा मैंने जो है वो अपलोड कर दिया है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो आप इस लेक्चर के साथ में उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को दे दूंगा। चलिए तो फटाफट से बच्चे लोगों पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो एक्ट है वो बहुत जबरदस्त है और कई बार इस एक्ट से घबराहट भी हो जाती है कि भाई ये एक्ट आखिर हमारा कैसे तैयार होगा। तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इस एक्ट को तैयार कर लेते हैं। तो आज के वन शॉट रिवीजन में एनआईए में फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने लिया कि भाई एनआईए का डेफिनेशन क्या जाएगा। बच्चे लोगों को बढ़िया चीज ये है कि आप लोगों के अकाउंटेंसी के अंदर भी आप लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ते हो। अकाउंट्स में आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो उससे हमको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कोई भी, मतलब तीन चीजें इसमें इंक्लूड है। नंबर 1 पे आया हमारा प्रमोजरी नोट, दूसरे नंबर पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरे नंबर पर है चेक, जो पेबल होगा आइदर ऑर्डर और बेयरर। अब दो वर्ड इसमें बहुत खास आ गए। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बच्चे लोगों। जहां किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपने किसी पर्सन का नेम डाल दिया है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बराबर। और अगर आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ब्लैंक नाम के साथ में आगे ट्रांसफर कर दिया, किसी को इश्यू कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट, बराबर। अब अगर कोई भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है और उसको आगे ट्रांसफर करना है, नेगोशिएट करना है, तो अमित जैसे मैंने नाम लिखा तो इसके सिग्नेचर से होगा, एंडोर्समेंट से होगा और फिर डिलीवर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, किसी का नाम नहीं है, तो सीधा उसको हैंडओवर कर दीजिए, सीधा सीधा सा वो ट्रांसफर हो जाएगा। उसमें साइन या एंडोर्समेंट की रिक्वायरमेंट आगे के लिए नहीं होगी। तो बेस पॉइंट हम ये ध्यान में भी रख सकते हैं, बराबर। चलिए अब इसमें से पहला पॉइंट हमारे पास में प्रमोजरी नोट का आया, यहां से स्टार्ट करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट जो रिटर्न में होगा कंटेनिंग अनकंडीशनल, इसके अंदर ऑर्डर होगा, अनकंडीशनल प्रॉमिस है, साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली अ सर्टेन पर्सन और द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहां बनेंगे, इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, सब रिटर्न के अंदर है। अनकंडीशनल प्रॉमिस किया है इसके मेकर ने कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो एक सर्टेन पर्सन को पे कर देगा या उसके ऑर्डर से पे करेगा। प्रमोजरी नोट हमारा जो है वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट की तरह से कभी भी नहीं बनता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए तो क्वालिटीज पे अगर बात की जाए तो रिटर्न में होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट अगर किसने करके दे दिया कि ओके आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई हैव रिसीव ₹5,000 एज ए लोन फ्रॉम यू, इतना लिख के देने से काम नहीं चलेगा। प्रॉमिस टू पे होना जरूरी है। डेफिनेट और सर्टेन प्रॉमिस होना चाहिए, साइन होना चाहिए मेकर का, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए। आई प्रॉमिस टू पे 5 और 6,000 ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली ही होना चाहिए। आई प्रॉमिस टू पे ₹1,00,000 प्लस माई आईफोन, ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ मनी होना चाहिए। पे का नेम इसमें स्पेसिफाई होना चाहिए क्योंकि बेयरर के नाम पे नहीं बनता है। और जो भी प्रमोजरी नोट बनेगा स्टैंप पेपर के ऊपर बनने वाला है, तो स्टैंपिंग होनी इसके ऊपर जरूरी है, ये हमको ध्यान में रखना है, बराबर। दो पार्टीज ऑलवेज इसमें रहेंगी, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, यानी एक हमारा पर्सन मेकर है, दूसरा हमारा पर्सन पेई है। जिसको पैसा रिसीव होने वाला है वो पेई है और जिसने पे करने का प्रॉमिस किया वो मेकर है। हम लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए जी, बहुत फास्ट वन शॉट रिवीजन है, तो धड़ाधड़ हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। अभी वो बहुत मैसेज चल रहा है ना, खटाखट खटाखट खटाखट, तो बस ये रिवीजन भी हमारा बहुत खटाखट होने वाला है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker। अब देखिएगा ये भी रिटर्न में है, लेकिन इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर है, वहां पे अनकंडीशनल प्रॉमिस था, यहां पे अनकंडीशनल ऑर्डर है। साइन बाय द मेकर, मेकर इस पर साइन करेगा और अगेन डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। आई ऑर्डर टू यू टू पे ₹10,000 टू मी, सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए। सर्टेन पर्सन, या तो मुझे करोगे या अकॉर्डिंग माय ऑर्डर, मेरे ऑर्डर से किसी को करोगे, या ये इंस्ट्रूमेंट बेयरर भी बन सकता है। बच्चों प्रमोजरी नोट में याद क्या रखना है, प्रमोजरी नोट में बेयरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता, बिकॉज आरबीआई क्या कहता है, हमने पढ़ा भी है। आरबीआई कहता है कि जो भी नोट हमारे करेंसी नोट है वो सारे प्रमोजरी नोट है और बेयरर नोट है, इसलिए आप और हम उसको इशू नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आरबीआई करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। चलिए अब इसकी भी क्वालिटी क्या है, रिटर्न में होना चाहिए, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे होना चाहिए, ऑर्डर टू पे डेफिनेट और अनकंडीशनल होगा, साइन होंगे ड्रॉवर के, इसमें अमाउंट जो है वो सर्टेन होना चाहिए, सिर्फ मनी के अंदर पे होना चाहिए, सेम जैसे ऊपर आपको बताया था, ड्रॉवर एंड पे मस्ट बी सर्टेन, और ये भी स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए।
अब जिस पर्सन ने ड्रॉ किया बिल को उसको हम ड्रॉवर कहते हैं नॉर्मली, जैसे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में बंदा सेलर होता है, ठीक है। और इसका लायबिलिटी सेकेंडरी है क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी ड्रॉई का है। कॉमन एग्जांपल में जिसको हम परचेजर या बायर बोलते हैं, जो फर्स्टली पे करने के लिए जिम्मेवार है, इसका लायबिलिटी प्राइमरी है, इसने नहीं किया तो ड्रॉवर को पे करना है। एंड पेई वो पर्सन है जिसका नाम बिल में लिखा हुआ है रिसीवर ऑफ द अमाउंट, जिसको आपने आगे एंडोर्स किया रहेगा, और नहीं किया रहेगा तो ड्रॉवर ही यहां पे हो जाएगा हमारा, कौन पेई की तरह से डबल रोल प्ले कर लेगा। तो ये वो बंदा है जिसको पैसा मिलने वाला है, टू बी whom money is to be paid in the name of that person is called payee। ये तीन पार्टीज अपने को यहां पे ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए जी, अगला पोर्शन आता है चेक का। चेक भी एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन ये हमेशा किसी बैंकर पे होगा। चेक में ड्रॉई हमेशा बैंक ही होगी, बराबर। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। आप जानते हो प्रमोजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सब में ग्रेस पीरियड का कंसेप्ट है, लेकिन चेक ऑलवेज ऑन डिमांड ही होता है, इसमें ग्रेस पीरियड का कोई कंसेप्ट काम नहीं करता है। 3 महीने का उल्टा इसका मैच्योरिटी पीरियड है, तो जब पे करेंगे तब 3 महीने के अंदर पेमेंट होना है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक भी शामिल है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का चेक भी शामिल है। इन दोनों पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। पार्टीज में बच्चों, चेक को ड्रॉ करने वाला पर्सन, जिसने चेक को ड्रॉ किया, मतलब जिसके यहाँ पे साइन होते हैं ना, इट्स कॉल्ड ड्रॉवर, और लायबिलिटी उसी की है सारे, क्योंकि उसी को अपने अकाउंट से पे करना है। हाँ, पेमेंट करने का अरेंजमेंट बैंक करेगी, तो बैंक ऑलवेज यहाँ पे ड्रॉई होगी, लेकिन बैंक की लायबिलिटी नहीं है, खाते में पैसा है तो पे करना ही है, ठीक है। और यहां जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है पे टू, जिसको पैसा रिसीव होने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे भी पेई। ये हम लोग ध्यान में रखने वाले हैं। अब ट्रंकेटेड चेक क्या है? जब किसी चेक का इलेक्ट्रॉनिक इमेज हम ट्रांसमिट करते हैं क्लियरिंग सिस्टम के अंदर, तो उसको हम ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि अगर मैं आपको एक अकाउंट पे चेक यहां से देता हूं, तो अकाउंट पे चेक आप क्या करेंगे, अपनी बैंक के पास डिपॉजिट करेंगे, जो मेरी बैंक से वो पैसा रिसीव करेगी, बराबर। अब आपकी बैंक मेरी बैंक को वो चेक फिजिकल फॉर्म में भेजने की जगह उसकी आजकल इमेज भेज दी जाती है ना, आप लोग स्कैन करवा के भेजते हो ना आजकल, जो भी फॉर्म आपको डाउनलोड अपलोड करना है, अपना फोटोग्राफ लगाना है, तो स्कैन करके आप अपलोड करते हो। सेम वही सिस्टम यहाँ पे है। चेक का इमेज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा और उसी के बेस पर पेमेंट कर देंगे। डाउट है तो फिजिकल फॉर्म में चेक मांगेंगे, अदरवाइज सारा कुछ हो जाएगा इमेज के थ्रू ही, और उसी को हम कहते हैं ट्रंकेटेड चेक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक चेक आजकल जो बहुत ज्यादा यूज में होता है, चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, जिसमें आप कंप्यूटर रिसोर्स यूज करते हैं और जिसमें आप डिजिटल साइन करते हैं। आजकल चेक बुक भी डिजिटल हो गया है, डिजिटल हमारे साइन वहां पे लग जाएंगे, और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एस्टोमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कह सकते हैं, बट वो टेक्निकल वर्ड हमारे लिए हो गया छोटा सा, ये हम लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पे मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी का नाम लिख दोगे तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर ट्रांसफर करना है तो मैंने आपको कहा था एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, यानी वही वाला एग्जांपल, अगर अमित के नाम से बनाया, अमित चाहता है सुमित को ट्रांसफर करे, तो टू सुमित लिख के अमित को अपने साइन करने पड़ेंगे। सुमित आगे ट्रांसफर करना चाहता है मोहित को, तो टू मोहित लिख के सुमित को साइन करना पड़ेगा, वो साइन करना ही एंडोर्समेंट कहलाता है, तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। लेकिन अगर कोई बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें वर्ड जो है वो बहुत सिंपल है। बेयरर मतलब जो होल्डर होगा वही ओनर होगा। तो अगर खाली नाम के साथ ट्रांसफर करूं, मैं किसी को दिया, मैंने अमित को दिया, लेकिन अमित का नाम नहीं लिखा है। अब अमित अगर सुमित को देना चाह रहा है तो सिंपल डिलीवरी हैंडओवर कर देगा, कोई साइन वाइन की जरूरत नहीं। मतलब यहाँ जो साइन एंड ड्रॉइंग है वही है, बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं। अब आगे से आगे इसको एंडोर्स करते जाइए, ट्रांसफर करते जाइए। अगर कभी भी कहीं पर भी किसी बिल में ऑर्डर या बेयरर मिसिंग है, नहीं दे रखा है, तो उसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही मान करके चलते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, बच्चों बढ़िया पॉइंट था। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनलैंड जब होगा, अब इनलैंड के लिए कंडीशन देखना, सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन इज इंडिया में ड्रॉ होना चाहिए। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगी बच्चे लोगों की, इंडिया में ड्रॉ होना चाहिए, पहली कंडीशन। फिर एंड लगाया। अब एंड के बाद जो दो कंडीशन देख रहे हो उनमें से कोई भी एक चाहिए, आइदर इंडिया में पेबल हो या जो पर्सन है वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। तो ड्रॉन इन इंडिया इज कंपल्सरी कंडीशन, पेबल और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया पे हमने लिखा है, ड्रॉ किया, इन दो में से कोई एक कंडीशन हमको चाहिए, तब तो इनलैंड बिल है, नहीं तो वो हो जाएगा फॉरेन बिल। तो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन बिल। तो आइए कुछ एग्जांपल्स बढ़िया चेक करते हैं। जैसे एक प्रमोजरी नोट कोलकाता में बनाया, हमारी पहली कंडीशन पूरी, और मुंबई में पेबल है, दूसरी दो में से कोई भी एक पूरी हो जाए तो हमारा इनलैंड बिल है। दूसरी कंडीशन नहीं भी दे रखी है तो फर्क नहीं पड़ेगा, इनलैंड बिल हो गया। एक बिल वाराणसी में ड्रॉ किया, अगेन हमारा इंडिया में ड्रॉ किया है, पर्सन जोधपुर का है लेकिन पेबल सिंगापुर में होने दीजिए भाई। पेबल और पर्सन में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए और वो जोधपुर की कंडीशन पूरी हो रही है, तो इसका मतलब ये भी इनलैंड बिल है।
ए अ रेजिडेंट ऑफ आगरा एक बिल को ड्रॉ करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आगरा में ड्रॉ हो रहा है, चलिए इंडिया में ड्रॉ हो गया बराबर। मर्चेंट भले न्यूयॉर्क का होगा, चलिए जिस पर्सन पे लिखा हो बाहर का है, और बी ने उसको एक्सेप्ट किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पेबल इन दिल्ली, देखिए पेबल इन दिल्ली है, अगेन हमारा इनलैंड बिल हो गया, क्योंकि इंडिया में ही ड्रॉ और इंडिया में ही पेबल है, तो पर्सन भले न्यूयॉर्क का है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई ड्रॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मुंबई में ड्रॉ किया, देख लीजिए। मर्चेंट जो है वो मथुरा का है, इस बार बंदा भी मथुरा का है, अब पेबल लंदन में है, होने दीजिए। दो में से कोई भी एक कंडीशन चाहिए, ड्रॉ यहां पे कर लिया, जिस पर्सन पे लिखा वो इंडिया का है, दो में से एक पूरी होती हो, अगेन ये इंडियन बिल होगा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भले ही पेबल लंदन में है। तो पहली कंपलसरी और बाकी दो में से एक कंपलसरी कंडीशन हमको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। इनलैंड बिल रिमेन्स इनलैंड ही रहेगा, भले ही एंडोर्स फॉरेन कंट्री में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेंशन इन अबव टू एग्जांपल्स, अगर ये दो एग्जांपल ऊपर के जो पढ़े आगे ये फ्रांस में भी एंड्रोज होते तो फर्क नहीं पड़ता, हमको वो दो कंडीशंस अपनी देखनी है, एक तो इंडिया में ड्रॉ होना चाहिए और पेबल और पर्सन में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए तो वो इनलैंड बिल होगा, नहीं तो फिर फॉरेन बिल हो जाएगा, ये आपने को ध्यान में रखना है, बराबर से क्लियर, आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास में है लाइब्रेरी ऑफ मेकर या ड्रॉवर ऑफ फॉरेन बिल का क्या सीन है समझिएगा। अब इसमें छोटे से कुछ पॉइंट दिए अपने को 134 के स्पेसिफिक पॉइंट और स्पेसिफिक एग्जांपल है। द लाइब्रेरी, इसी से कनेक्टेड इनलैंड बिल से, द लाइब्रेरी ऑफ द मेकर और ड्रॉवर ऑफ द प्लेस। अब ड्रॉवर या मेकर को कौन सी रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए रूल कहता है वेयर ही मेड द इंस्ट्रूमेंट, जहां इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है उस रेट से ड्रॉवर या जो मेकर है, प्रमोजरी नोट तो मेकर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो ड्रॉवर, वो इंटरेस्ट पे करेगा, उस पर वो रूल अप्लाई होंगे, बराबर। अगर एक्सेप्टर या एंडोजर की लाइब्रेरीज की बात की जाए आगे, तो जहां पे इंस्ट्रूमेंट हमारा पेबल है वो उस रेट से इंटरेस्ट या जो भी लाइब्रेरीज है उनकी वहां से लगने वाली है। अब इन पॉइंट्स को समझने के लिए एग्जांपल पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है बाय ए इन बर्कले वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब इंडिया के बाहर की जगह होगी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% का है, तो ड्रॉ जो है वो हुआ है बर्कले में, और एक्सेप्टेड बी पेबल इन वॉशिंगटन में है जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, समझिएगा। अब बिल इंडिया में आता है और यहां पे डिसऑनर हो जाता है, अब एक्शन एक होता है, इंडिया में एक्शन लिया जाता है। अब सवाल है कि अगर एक्शन बी के अगेंस्ट में हम ले रहे हैं तो बी किधर का है भाई, वॉशिंगटन का, तो उस पर तो 6% का रेट ही लगेगा, ठीक है। और बाय चांस अगर हम ड्रॉअर को रेस्पॉन्सिबल करना चाह रहे हैं एक को, तो वो जहां का है, जहां उसने बिल्कुल ड्रॉ किया है, वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लग जाएगा। तो ये आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ध्यान में रखना है, बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। तो 134 एग्जाम के हिसाब से भी एक बढ़िया पॉइंट हो सकता है। चलिए इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, बच लो एचडीसी का पावर। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स बंदा कौन है, ये पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको एचडीसी बता देता हूं, एक मैंने बोनस पॉइंट आपको और दे रखा है वो भी बता दूंगा। देखो होल्डर कौन है, एक होता है बिल का होल्डर। अब अपन जानते हैं कि कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर बने तो उसका एक कॉमन कंसेप्ट है, जैसे ए ने बिल को एक्सेप्ट करके बी को दिया, बी मान लीजिए हमारे ड्रॉवर की पोजीशन पे है, तो यही बंदा कहलाता है होल्डर। आगे इसने सी को दिया तो सी हमारा बन जाएगा होल्डर। तो होल्डर वर्ड किसके लिए यूज होता है, तो समझिएगा ऐसा बंदा जो पोजीशन रख सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अपने नाम में, जैसे मेरे एग्जांपल में बी और सी अपने नेम से रख सकते हैं, ठीक है ना, और जिसको उस पर पैसा लेने का भी राइट हो, जो उस पर पैसा लेने का भी राइट रख रहा हो, ठीक है। तो मेरे एग्जांपल में बी सी ने आगे डी को दिया तो ये भी होल्डर है। अब डी से बिल को चुरा करके ई ने ले लिया, चोरी कर लिया है, वो होल्डर नहीं कहलाएगा, क्योंकि अपने नाम में बिल का लेने का उसको राइट नहीं है। तो आज सोचो मैंने एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसमें नाम किसी का नहीं लिखा हुआ है, रास्ते में खो गया, किसी को मिल गया, उसने उठाया, पैसा लेने पहुंच गया, वो बंदा भी होल्डर नहीं है। पैसा लेने का राइट अपने नाम में और अपने नाम में बिल्कुल लेने का राइट उसके पास में नहीं है, तो ऐसा बंदा होल्डर नहीं कहलाएगा। अदरवाइज हम मान के चलते हैं कि हर बंदा जो आगे बिल्कुल ले रहा है वो होल्डर है, बराबर। लेकिन होल्डर से बेटर पावर हमारे होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास में है। अब ये इसकी क्वालिटी क्या है, एक तो ये बंदा खुद होल्डर होना चाहिए, सेकेंड नंबर ये होना चाहिए होल्डर फॉर कंसिडरेशन, मतलब पैसा देकर के होल्डर बना है। अब इस पॉइंट पे एक एग्जांपल बहुत तगड़ा आपको बताता हूं मैं। सपोज करिए मैंने आपको एक गिफ्ट चेक दे दिया है, गिफ्ट में आपकी शादी हो रही है और मैंने आपको आकर के एक बढ़िया सा गिफ्ट चेक पकड़ाया, भी चलिए नए कपल के नाम पे गिफ्ट चेक है। अब सवाल है कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आप यहाँ पे होल्डर हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, दोनों हैं। तो समझिएगा आप होल्डर तो हैं, क्योंकि आपको मैंने आपके नाम में ही गिफ्ट दिया है और आपको उस पर पैसा लेने का राइट भी है, तो यू आर होल्डर।
लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स आप नहीं है क्योंकि आपने कंसिडरेशन उसके बदले में नहीं दिया है सर। लेकिन हमने पढ़ा है गिफ्ट में तो कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में होता है। यहां पे अगर एचडीसी बना, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही है ना, तभी तो आप होल्डर बन रहे हो। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, नहीं तो आप होल्डर भले ही हो लेकिन एचडीसी नहीं हो। एचडीसी में इसी को कह रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। अगला पॉइंट, आपने बिल को मैच्योरिटी डेट से पहले लिया होना चाहिए। मान लीजिए कि मैच्योरिटी डेट आज आ गई और उसके बाद, अच्छा मैच्योरिटी डेट के आने तक पेमेंट नहीं हुआ, उसके बाद आपको एंडोर्स हुआ और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको फिर एचडीसी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट नंबर कहता है ही मस्ट हैव ऑब्टेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में आपको बिल्कुल लेना है, बिना किसी डाउट के कि लेने वाले ने कोई चीटिंग वीटिंग करके आपको दिया है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको एचडीसी माना जाएगा और आप अपनी हर प्रायर पार्टी से रिकवर कर पाओगे। तो ये जो पॉइंट मैंने इतने सारे दिए बच्चे लोगों को, कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये दिया आपको सिर्फ इसका पावर बताने के लिए कि कोई भी प्रायर पार्टी जो है वो एचडीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखो, कोई भी प्रायर पार्टी ये डिफेंस नहीं दे सकती कि बिल बिना कंसिडरेशन के था। अब इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, सिर्फ एचडीसी का पावर बताने के लिए। आप सबने पढ़ा हुआ है कि बिल को हम डिस्काउंटेड करवा लेते हैं कई बार, और एकोमोडेशन बिल को भी, क्या सुना है आपने, अकाउंट में मदद करने के जो बिल लिखते हैं। तो बी ने एक बिल ए पर लिखा और ए ने कहा था भाई तू इसको बैंक से डिस्काउंटेड करवा लेना, ठीक है, पैसा इस्तेमाल कर लेना और बाद में मुझे दे देना, मैं बैंक को चुका दूंगा ड्यू डेट पे। अब बी ने बैंक से डिस्काउंटेड कराया, पैसा यूज में लिया, लेकिन वापस ड्यू डेट पे ए को दिए ही नहीं, तो बैंक तो ए को रिस्पॉन्सिबल करेगा ही ना। क्या ए ही आर्ग्यू दे सकता है कि सर हमारे बीच में कोई कंसिडरेशन नहीं था इसलिए कुछ भी नहीं देना चाहिए, मुझे फ्री करो? सवाल ही नहीं, क्योंकि बैंक यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसके पास सारे पावर सिक्योर है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, अब अपना एक पुराना एग्जांपल, और आपके सर पे मैंने रिवॉल्वर लगाया और मैंने कहा प्रमोजरी नोट साइन करो नहीं तो गोली मार दूंगा, आपने साइन कर दी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब ये बिल पे मुझे तो राइट नहीं है क्योंकि ना तो मैं होल्डर हूं ना मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं, अपने नाम से पैसा लेने का राइट मुझे था नहीं, जबरदस्ती मैंने लिया। लेकिन अगर मैं इसको आगे अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दूं जो गुड फेथ में पूरा कंसिडरेशन दे करके, अच्छा गुड फेथ का मतलब उसको पता ही नहीं है कि मैंने रिवॉल्वर लगा करके लिया है, वो तो गुड फेथ में कि हाँ भाई मेरा प्रमोशनरी नोट है मैं आगे एंडोर्स कर रहा हूं, अगर ले लेता है तो उसको आपसे पैसा रिकवर करने के राइट मिलेंगे। आप भले मुझ पे फिर केस करके वापस रिकवर करो, वॉइडेबल वाला केस करो, जो करना है करो, लेकिन उसके राइट सिक्योर रहेंगे। ये एचडीसी का बच्चे लोगों पावर है। तो ये पूरा कोर्स में अपने है नहीं, सिर्फ आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है। हाँ, इसी का एक पॉइंट यहाँ पे है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट का, इस पर बढ़िया एग्जाम्पल भी है, मैंने क्लास के अंदर भी एग्जाम्पल करवाया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज आइदर होली ब्लैंक और पार्टली ब्लैंक, साइन एंड स्टैम्प एंड डिलीवर इट टू अनदर पर्सन हु गेट अ प्राइमा फेसी अथॉरिटी टू मेक और कंप्लीट। आप मुझसे 5,000 रुपया मांगते हैं, मैंने क्या किया कि एक ब्लैंक स्टैम्प पेपर है जिसकी वैल्यू अप टू 10,000 का बिल आप जिस पे बना सकते थे, लेकिन हमारा अमाउंट 5,000 ही ड्यू है, मैंने उस पर साइन करके आपको दे दिया कि इसमें अमाउंट आप भर लेना। अब आपके दिमाग में लालच आया, आपको लगा कि यार 5,000 ही क्यों लिखने, जब बिल की वैल्यू 10,000 तक की है, तो आपने उसमें 10,000 भर दी है, ठीक है ना। तो अब मेरी लायबिलिटी क्या होगी, मतलब होल्डर के राइट्स क्या है, ही कैन रिकवर ओनली सच अमाउंट ही वाज ऑथराइज्ड टू फिल। तो एज होल्डर आपको जब मैंने 5,000 लिखने का ही राइट दिया था, तो आप 5,000 से ज्यादा मुझसे रिकवर नहीं कर सकते, भले ही आपने यहाँ 10,000 लिख दिया। मैं कोड में प्रूव अगर कर देता हूँ सर हमारा ओरिजिनल ट्रांजैक्शन 5 का ही था और मैंने इसको 5,000 ही भरने के लिए ऑथराइज किया था, तो आप मुझसे 5,000 से ज्यादा नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आपने इस बिल को आगे एंडोर्स कर दिया, किसी और को ट्रांसफर कर दिया, आपने क्रेडिटर को 10,000 के बदले में, वो आपसे 10,000 ही मांगता था, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स रिकवर द होल अमाउंट स्टेटेड इन द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन स्टैम्प की वैल्यू से ज्यादा नहीं। सर स्टैम्प की वैल्यू से ज्यादा मतलब, स्टैम्प, हर स्टैम्प का एक वैल्यू होता है, 10,000 तक के लिए मान लीजिए ये स्टैम्प लगाया, अब आपने इसमें 1 लाख रुपया भर दिया, तो पूरा स्टैम्प इनवैलिड हो जाएगा, फिर बंदा भी एचडीसी नहीं बनेगा। तो ये इनकम्प्लीट बिल का जो पावर है वो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस में भी मैंने इसको कवर किया है। एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसको प्रमोजरी नोट भी मान सकते हैं, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी माना जा सकता है, और बेस्ट एग्जांपल इसका था बैंक ड्राफ्ट, बराबर। एसबीआई ने अपनी ही दूसरी ब्रांच को ऑर्डर किया कि जो भी बैंक ड्राफ्ट प्रेजेंट करे उसको पेमेंट कर देना। तो एक बैंक जब बैंक ड्राफ्ट लिखती है तो अपनी ही ब्रांच को ऑर्डर करती है थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए। तो अब चूंकि आप खुद को ही ऑर्डर कर रहे हो तो उसको प्रमोजरी नोट भी मान सकते हो ना। आई प्रॉमिस, आई ऑर्डर माई सेल्फ टू पे 10,000 टू यू, मैं खुद को आदेश दे रहा हूं, खुद को ऑर्डर कर रहा हूं, तो लाइक प्रमोजरी नोट हो गया, आई प्रॉमिस टू पे, है ना। तो आप बैंक ड्राफ्ट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रमोजरी नोट कुछ भी मान के चल सकते हो। तो ये छोटा सा पॉइंट हमारा एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट का है। होल्डर, अच्छा एग्जाम के हिसाब से एचडीसी का पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे लोगों। होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर दोनों ही बहुत बढ़िया पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको जबरदस्त तरीके से तैयार करके जाइएगा।
चलिए, अब एचडीसी को पूरे लॉ में एक ही जगह पे एक्सेप्शन दिया है, और एक्सेप्शन है अगर किसी डॉक्यूमेंट पे फॉर्स साइन है, फॉर्जरी है, तो एचडीसी को भी कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। आपने मेरे फर्जी साइन करके मेरा एक बिल बनाया, उसको आगे आपने ट्रांसफर किया, लेने वाले ने गुड फेथ में फुल कंसिडरेशन में कितना ही कर ले, फॉर्जरी कंपनीज एक्ट याद करो, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिगॉल हमने पढ़ा है, जहां फॉर्जरी हो वहां पे जीरो राइट्स मिलते हैं, भले एचडीसी हो ने कोई उसको राइट्स नहीं मिलने वाले, तो नहीं मिलने वाले, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, बहुत खटाखट वाला रिवीजन हमारा है, नेगोशिएशन क्या होता है। हमारा एक्ट का नाम ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जहां हम बिल को एक पर्सन दूसरे को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक से दूसरे को ट्रांसफर करना है, इट्स कॉल्ड नेगोशिएशन। दो तरीके होते हैं, अगर बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो मैंने आपको बताया ओनली बाय डिलीवरी हो जाएगा, यही अगर हमारा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो एंडोर्समेंट करके डिलीवरी करना पड़ेगा। अभी अभी मैंने आपको बता दिया, एंडोर्समेंट आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके फेस या बैक साइड या पूरा भर गया है तो एक स्लिप लगा करके जब आप किसी को आगे ट्रांसफर करते हो, होल्डर का नाम इंडिकेट करके, जैसे मैंने कहा था टू सुमित, और यहां पे अमित ने अपने सिग्नेचर कर दिए, डेट वेट डाल दिया, उसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट करना। ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, अब इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंपॉर्टेंस का डिलीवरी का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, बहुत जबरदस्त है। डिलीवरी बहुत जरूरी है, चाहे बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो तो भी, और ऑर्डर है तो भी एंडोर्समेंट में डिलीवरी चाहिए। अब डिलीवरी दो तरह की हो सकती है, सबसे पहला फिजिकली अगर मैं आपको पकड़ाऊं तो वो एक्चुअल डिलीवरी है। अरे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भूल गए अपन, इट टेक प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एजेंट, क्लर्क और सर्वेंट। जो पहले तो होल्ड कर रहा था एंडोजर के बिहाफ पे, लेकिन एंडोर्समेंट के बाद अब उसी को होल्ड कर ले एंडोजी के बिहाफ पे, अपना सोगा का कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सेम हम लोगों ने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब होता क्या है वो समझिएगा, दो लोग हैं ए और बी, अब ए के पास में एक बिल रिसीवेबल है जिसको होल्ड कर रहा है ए का बैंक होल्ड कर रहा है, मान लो एसबीआई होल्ड कर रहा है, ए के बिहाफ पे वो होल्ड करके रख रहा है कि ड्यू डेट पे पेमेंट लेके ए के खाते में डाल देगा। अब ए ने आगे उसको एंडोर्स किया बी को, ठीक है, और बी भी अपने बैंक को देता है, और कोइंसिडेंटली दोनों की बैंक सेम ही है, वही एसबीआई, वही वाली एसबीआई, वही ब्रांच। तो अब जैसे अपन वहां करते थे, एक ही बंदा पहले इसके बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा था, अब उसके बिहाफ पे कर रहा है, सेम चीज यहां हो जाए, बैंक एक्नॉलेज कर दे कि पहले मैं बीआर होल्ड कर रहा था ए के बिहाफ पे, नाउ आई एम होल्डिंग दिस बिल ऑन द बिहाफ ऑफ बी, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो ज्यादा मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं, सोगा होगा में अपने इसको खूब पढ़ा है, ऐसा ही यहां पे भी हो सकता है। अब एक तगड़ा पॉइंट जो एग्जाम के हिसाब से बन सकता है बच्चे लोगों, सुपर हिट वाला, वो यहां से देखो, if a person makes the endorsement of instrument but before the same could be delivered, एंडोसी की डेथ हो गई है भाई, एंडोसी को देने से पहले एंडोसर की डेथ हो गई है, तो लीगल हेयर जो है वो उसको आगे नेगोशिएट नहीं कर सकता डिलीवरी के थ्रू। सर कैसे, एग्जांपल चेक करो, बढ़िया एग्जांपल है, शानदार एग्जाम के हिसाब से भी। ए ने चेक ड्रॉ किया 50,000 का वाई के नाम का और उसको डिलीवर कर दिया, ठीक है, एक्स ने वाई को दिया, वाई ने उसको एंडोर्स किया जेड के फेवर में, लेकिन जेड को एंडोर्स तो कर दिया, लेकिन मैंने कहा था डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एंडोर्समेंट में आई और ई में कंफ्यूज मत होना, कई बार एंडोर्समेंट होता है एक थोड़ा सा स्मॉलर वर्ड एक वाइडर वर्ड है, फिलहाल दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन जेड को देने की जगह उसने अपने टेबल के ड्रॉअर में डाल दिया और वाई की डेथ हो गई है। अब सोचो कि ये अगर वाई के लीगल हेयर को मिले और वो निकाल करके जेड को दे दे तो उससे ये वैलिड नहीं माना जाएगा। एंडोर्समेंट के साथ डिलीवरी तब होती है, वही बंदा कर रहा है, तभी आगे नेगोशिएशन वैलिड होगा। तो वाई की डेथ हो गई, अब चेक जो है वो जेड को वाई के टेबल के ड्रॉअर में मिल गया, यहां पे जेड इसका होल्डर नहीं माना जाएगा क्योंकि नेगोशिएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना। तो जब तक डिलीवरी, सर डिलीवरी लीगल हेयर कर दे, अरे अलाउड ही नहीं है भाई, लीगल हेयर कैन नॉट बाय, आधा आधा काम मेन पर्सन किसी और ने किया डिलीवरी, तो सिर्फ जो अपना लीगल हेयर है उसको ओनली डिलीवरी से नेगोशिएट करने का राइट बिल्कुल भी नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बाय डिलीवरी ओनली नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स्ड बाय द डिजीज, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बढ़िया पॉइंट में से एक है, याद रखिएगा। चलिए चैप्टर के अगले फेज में हम बढ़ते हैं और हमारे पास चेक के पोर्शन हैं, बढ़िया पोर्शन है डिसऑनर ऑफ चेक, आप सबको मैंने सिखा रखा है, बढ़िया सही है। चेक अगर हमने इशू किया है, दो कंडीशन है भाई, एक तो किसी डेप्ट के पेमेंट के लिए मैंने आपसे पैसा उधार लिया और चेक दिया है,
तो ही ये कंडीशन लगेगी। मैं आपको गिफ्ट चेक दे रहा हूं और डिसऑनर हो जाए तो 138 लगने वाला नहीं है। 138 कब लगता है? एक तो इन्फोर्सेबल डेप्ट होना चाहिए और दूसरा खाते में पैसा नहीं होना चाहिए। भाई पैसा नहीं है खाते में तभी 138 लगता, दोनों कंडीशन साथ में। गिफ्ट चेक दिया, खाते में पैसा नहीं था, बाउंस हो गया, कुछ नहीं। एडवांस पेमेंट का चेक दिया, खाते में पैसा नहीं है, बाउंस हो गया, कोई केस 138 में नहीं बनेगा क्योंकि एडवांस पेमेंट था। लेकिन लायबिलिटी क्रिएट कर चुका हूं, गुड्स खरीद लिए, अब डेप्ट के पेमेंट में चेक दे रहा हूं, अकाउंट में पैसा नहीं है, दोनों कंडीशन लगेगी तो 138 लगेगा। प्रोसीजर क्या? मैंने आपको चेक दिया, बच्चों ध्यान से सुन लेना, मैंने आपको चेक दिया, आप पे हैं चेक के, आपने 3 महीने के अंदर उसको बैंक में जमा कर दिया है, 3 महीने में आपने उसमें बैंक को डिपॉजिट कर दिया बैंक के पास में। अब बैंक ने आपको इंफॉर्मेशन भेज दिया, पे यानी आपको, कि भाई सर के खाते में पैसा नहीं है अभी उस वाले अकाउंट में और चेक कर दिया गया है डिसऑनर, आपको मिल चुकी है इंफॉर्मेशन डिसऑनर की। अब आप क्या करोगे? आप डिमांड में, आप पे ही है, मैं ड्रॉवर हूं, तो आप मुझसे डिमांड करोगे 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब जब भी आपका बैंक आपको इंटीमेट करे उस इंटीमेशन के विद इन 30 डेज आप क्या करने वाले हो? आप मुझे इंटीमेट करोगे, मतलब जब भी आपकी बैंक आपको बता रही है वहां से 30 दिन में आप मुझे इंटीमेशन दोगे कि भाई डिसऑनर हो गया और पेमेंट करो, और आप मुझे पेमेंट के लिए दोगे 15 दिन का टाइमिंग। मतलब अगर आपने मुझे 20वें दिन, बैंक ने आपको इंटीमेट किया, उसके 20वें दिन आपने इंफॉर्मेशन दिया तो वहां से मुझे 15 दिन मिलेंगे। आपने 25वें दिन मुझे इंटीमेट किया तो वहां से मुझे आप 15 दिन का टाइम दोगे पेमेंट का। अब 15 दिन में मैं आपको चेक दूं, नया बीआर दूं, कैश में पैसा दूं, वो जैसा अपन डिसाइड कर सकते हैं। और अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं करता हूं, 16वें दिन से 1 मंथ में आपको मेरे अगेंस्ट केस करना है कोर्ट में, 16th डे से। तो मैंने आपको चेक दिया, आपने उसको बैंक में डाला, बैंक ने आपको इंटीमेट किया साहब चेक डिसऑनर है क्योंकि खाते में पैसा नहीं अगले बंदे के, तो आप क्या करोगे? पेई क्या करेगा? ड्रॉवर, यानी कि मुझे, मेरे एग्जांपल में मैं ड्रॉवर हूं, मुझे 30 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट करोगे और ये भी बोलोगे कि इंटीमेशन से आपके पास 15 दिन का टाइमिंग है पेमेंट का, 15 दिन में पेमेंट कर देता हूं तो कहानी यहीं खत्म। नहीं करता हूं तो 16वें दिन से 1 महीने में आप मेरे अगेंस्ट केस करोगे, और केस क्या होगा? मेरे अगेंस्ट 2 साल का मुझे जेल हो सकता है, चेक के अमाउंट के डबल अमाउंट की पेनल्टी भी लग सकती है, दोनों लग सकते हैं, और बाकी पैसा चेक का तो देना है, वो तो देना ही है भाई, ये आप लोग इसमें ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है। अब इसी के आगे क्या होता है? इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन इज प्रूव, ये तो ठीक है। चेक रिसीव द चेक फॉर द डिस्चार्ज, हम प्रेजम्पशन लेकर के चलते हैं कि अगर चेक दिया है तो डेप्ट के डिस्चार्ज के लिए दिया होगा, जब तक आप ये प्रूव नहीं कर दो कि नहीं सर ये डेप्ट का चेक था ही नहीं, ये तो हमारा गिफ्ट चेक था और कोई चेक था। डिफेंस नॉट अलाउड है भाई, समझिएगा। अगर मैंने आपको चेक दिया है, बढ़िया, एक इसमें कुचिल कुमार मोदी वाला केस अपने मेन बुक के अंदर पढ़ा था, मैंने आपको चेक दिया, चेक देने के बाद मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको बैंक में मत डालना, ऐसा कई बार होता है, किसी और पार्टी से पैसा आने वाला था, उस भरोसे मैंने आपको चेक दे दिया, अब उस पार्टी से भाई पैसा ही नहीं आया, मैंने आपको बोला प्लीज चेक मत डालना, और उधर बैंक में भी स्टॉप पेमेंट। देखो स्टॉप पेमेंट तब लगता है जब आपका चेक वेक चोरी हो गया और गलत हाथों में चला गया, पर ये तो मैंने खुद ने इशू किया, तो मैंने दोनों काम कर दिए, फिर भी आपने चेक प्रेजेंट कर दिया, बैंक ने पेमेंट में भेज दिया और डिसऑनर तो होना ही था, तो मैं ये डिफेंस नहीं दे सकता हूं कि नहीं सर मेरी गलती नहीं, मैंने तो पहले ही बोला था, काम नहीं करेगा, ये 138 में क्राइम माना जाएगा। तो इट शेल नॉट बी ए डिफेंस दैट, ड्रॉवर ये डिफेंस नहीं दे सकता कि ड्रॉवर हैड नो रीजन, सर मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं था कि मेरे खाते में पैसा नहीं होगा, मैं तो मान के चल रहा था कि पैसा होगा। देन ही इशूड द चेक दैट द चेक मे बी डिसऑनर ऑन प्रेजेंटमेंट, कि सर मेरे पास ऐसा कोई बिलीव करने का रीजन ही नहीं था कि चेक डिसऑनर हो जाएगा। मैं कोर्ट में बता रहा हूं, देखो सर मेरे को एक पार्टी ने चेक दिया था, मैंने चेक डाला हुआ था, मुझे लगा वहां से 50,000 आ जाएंगे, इसलिए मैंने 40,000 का चेक इशू कर दिया, सर ये मेरी कोई गलती नहीं है। कोई आर्ग्यू काम नहीं करेगा, यहां पे आपके अगेंस्ट में पेनल्टी लगने वाली है तो लगने वाली है, ये डिफेंस वाला पॉइंट यहां दे रखा है। अब देखो 141 और 142 भी हमारे 2 सेक्शन और हैं, मेन लेक्चर में मैंने इंक्लूड किए हुए हैं उनको, लेकिन स्टडी मैट में ये दोनों सेक्शन दिए हुए नहीं है, तो मैंने रिवीजन लेक्चर में इनको इंक्लूड किया नहीं है। तो जो भी देखना चाह रहे हैं मेन लेक्चर्स के अंदर जाकर के 141 142 कॉग्निजेंस वाला और हमारा जो एक पॉइंट है वो देख सकते हैं। चलिए, रूल फॉर कॉम्पनसेशन, क्या बात है, जब आप केस वेस करते हैं किसी के ऊपर भाई, यहाँ पे तो जो भी केस आपका बनता है उसमें नॉर्मल रूल्स क्या लगेंगे, किस बात के लिए केस करोगे, होल्डर किस बात का केस करेगा, ड्रॉई पे या बाकी पार्टीज पर। पहले तो करेगा भैया अमाउंट कितना ड्यू है, 50,000 का अमाउंट ड्यू है भाई, बिल का वो पे कर, प्लस हमारे एक्सपेंसेस, अरे अपन ने पढ़े हैं, नोटिंग, प्रोटेस्टिंग, मान लो केस वेस ठोक दिया तो वकील का फीस लीगल एक्सपेंसेस सब निकालो, तो सारे केस करने तुमको, 5,000 10,000 का खर्चा हो गया वो, प्लस साथ में 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपन डिमांड करेंगे अनटिल रियलाइजेशन, जो भी अमाउंट हमारा मेन ड्यू था ना इसके ऊपर 18% का इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। वो 3 चीजें, इंस्ट्रूमेंट का जो मतलब बिल का जो अमाउंट था, प्लस तुम्हारा खर्चा वर्चा जो हुआ रहेगा,
नोटिंग का वगैरह जो खर्चा होता है, अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा है, नोटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं नोटरी को, है ना, और लीगल एक्सपेंसेस जो भी हुए, उसके अलावा 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट मेन अमाउंट के ऊपर ही अपने को डिमांड करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, बाई चांस हम प्लेस अलग अलग है, इफ रेजिडेंस रिजाइडिंग प्लेस ऑफ पर्सन चार्ज, जिसके ऊपर आपने केस किया, और प्लेस जहां पे इंस्ट्रूमेंट पेबल था वही अपना पेबल तो कोलकाता के अंदर है, बंदा अपना इंग्लैंड के अंदर है, या उल्टा भी हो सकता है, ऐसा अगर डिफरेंट कंट्री अगर डिफरेंट है, देन होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सम करंट रेट ऑफ एक्सचेंज। अभी दो प्लेसेस का मतलब, अब जोधपुर और कोलकाता में तो कोई डिफरेंस है नहीं करेंसी का, लेकिन यहाँ और आउट वाली कंट्री, फॉरेन कंट्री में अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस का अमाउंट भी अपन यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज जो भी अमाउंट चल रहा होगा, यूएस का और यहाँ का जो 70 रुपए का डिफरेंस अमाउंट चलता है अपना, वो 70-80 जो भी होगा भाई अभी, वो अपन डिमांड कर सकते हैं, साथ में अपने को ध्यान में रखना है, बराबर क्लियर। तो कॉम्पनसेशन में ये चीजें आप लोग याद रखोगे, बढ़िया पॉइंट है। अभी कुछ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर थे, आखिरी पॉइंट पे पहुंच गया हूं बच्चों, प्रेजेंटमेंट के रूल्स। प्रेजेंटमेंट के रूल्स बेसिकली मैंने इसका बहुत बहुत डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई, जाकर के देख लेना, ढंग से देख लेना। छोटा सा टॉपिक है, अलग से मैंने प्रेजेंटमेंट पे पूरा एक टॉपिक बना के डाल दिया है, तो यहाँ वैसे मुझे लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर भी बहुत शॉर्ट में अगर एकदम फटाफट बताऊं आपको, मैं एकदम धड़ाधड़ बता दूं कि सर एक बार खटाखट करवाई दो ये, तो वैसे तो आप जाकर के वहां डिटेल में बढ़िया तरीके से देख लें। तो यहाँ मैं बहुत फास्ट लेने वाला हूँ, फिर से बता देता हूँ। तो प्रेजेंटमेंट हमको बिल को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना पड़ता है भाई। अगर कोई भी बिल आफ्टर साइड है तो नहीं करना पड़ता है। आफ्टर साइड वाला बिल है तो एक बार पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से मैच्योरिटी की कैलकुलेशन चालू होगी, ठीक है। अगर ऐसे प्रेजेंटमेंट में आप डिफॉल्ट कर देते हैं तो कोई भी पार्टी फिर होल्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, मतलब ये प्रेजेंट करना जरूरी है। प्रेजेंट फॉर एक्सेप्टेंस, और इससे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है, प्रमोजरी नोट और चेक पर ये प्रोविजन वैसे ही नहीं लगते हैं। अच्छा, ड्रॉई है जिसको प्रेजेंट करना है, वो मिल ही नहीं रहा है एक रीजनेबल सर्च के बाद में, तो हम बिल को डिसऑनर मान लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। और अगर हमको एग्रीमेंट या यूजेस अगर इस बात की परमिशन देते हो कि हम पोस्ट के थ्रू भी प्रेजेंटमेंट कर सकते हैं, मैं जोधपुर रहता हूँ, सामने वाला बंदा कोलकाता रहता है, खुद जाने की जगह पोस्ट से भेज दो तो वो भी वैलिड होगा, ये रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देंगे तो वैलिड होगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ज्यादा जरूरी होता नहीं है। 62 क्या कहता है भाई, अब प्रमोजरी नोट पेबल ऑन ए सर्टेन पीरियड अगर आफ्टर साइड है तो बट ऑब्वियस है कि आपको इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब कहाँ करना पड़ेगा, रीजनेबल टाइम और बिजनेस आवर्स के अंदर करना पड़ेगा भाई। अगर प्रमोजरी नोट पेबल है सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, तो बट ऑब्वियस है आपको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, ताकि उसके बाद ही पेमेंट होगा। तो बिजनेस डे के ऊपर, बिजनेस आवर्स के अंदर आपको प्रेजेंट करना चाहिए। और अगर ऐसे प्रेजेंटमेंट में डिफॉल्ट करते हैं तो फिर वही होगा कि पार्टी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगी, वो फिर बिल में लाइबल होने वाली नहीं है। नो पार्टी लाइबल देयर ऑन टू द पर्सन जिसने गलती किया रहेगा। द होल्डर मस्ट अलाउ, अब जब हम ड्रॉई को बिल देंगे एक्सेप्ट करने के लिए तो उसको 48 घंटे का टाइमिंग देना है अपने को, लॉ के हिसाब से एक्सेप्ट पब्लिक हॉलिडे 48 आवर्स का टाइम देना चाहिए। और अगर होल्डर ने इससे ज्यादा टाइम दे दिया है तो जो भी प्रीवियस पार्टीज रहेंगी वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगी होल्डर के लिए, ठीक है। अब ए ने अभी एक्सेप्टेंस हुआ नहीं है, बी के पास है, सी के पास है, डी के पास है। अब डी हमारा होल्डर है, ठीक है। तो डी ए को अगर प्रेजेंट कर रहा है एक्सेप्ट करने के लिए और 48 घंटे का टाइम देना है, उससे ज्यादा टाइम लेना है तो बी और सी की परमिशन लो और फिर ज्यादा टाइम दो। नहीं लिया तो बी और सी डी के लिए अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएंगे। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अगर इसका बहुत डिटेल आप देखना चाह रहे हैं बढ़िया वाला, तो मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया, वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। 64 क्या कहता है भाई, 64 कहता है प्रमोजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक जो हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रमोजरी नोट है तो मेकर को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो एक्सेप्टर को, चेक है तो ड्रॉई को प्रेजेंट करोगे पेमेंट के लिए। इसमें डिफॉल्ट करोगे तो फिर से लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगी पार्टीज, क्योंकि आपको टाइमली बिल को प्रेजेंट करना है पेमेंट के लिए। टाइमिंग क्या होगा, बट ऑब्वियस है बिजनेस आवर्स के अंदर होना चाहिए, बैंक है तो बैंकिंग आवर्स के अंदर प्रेजेंट करना है, मैच्योरिटी पे प्रेजेंट करना है, अपने को पता ही है बहुत अच्छी तरह से, मैच्योरिटी के ऊपर आप उसको प्रेजेंट करोगे। और बिफोर मैच्योरिटी जो है वो वैलिड प्रेजेंटमेंट नहीं माना जाता है। अगर इंस्टॉलमेंट में पे है, मैं आपको 10,000 रुपए और 2,500 की 4 इंस्टॉलमेंट है, तो हर इंस्टॉलमेंट में 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा भाई, ध्यान रखिएगा। और किसी भी एक इंस्टॉलमेंट में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो पूरे बिल को डिसऑनर ही मान लिया जाएगा, पूरा बिल ट्रीटेड एज डिसऑनर है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड स्पेसिफाइड प्लेस, अब अगर कोई प्लेस डिसाइडेड है, एक्सेप्टर विल आल्सो बी डिस्चार्ज अगर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रेजेंटेड ऑन ए स्पेसिफाइड प्लेस। बता दिया था कि मेरे ऑफिस में करना, वहां आपने बिल प्रेजेंट नहीं किया तो डिसऑनर मान लेंगे, मतलब वो पेमेंट से फ्री हो जाएगा बंदा। स्पेसिफाइड प्लेस का मतलब प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा। मैंने आपको कहा जोधपुर में प्रेजेंट कर देना था, जोधपुर में कहाँ कर देना मुझे बताना पड़ेगा कि इस जगह पे प्रेजेंट करना भाई, तभी वो वैलिड प्रेजेंटमेंट माना जाएगा ये, और वैलिड बताना भी माना जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए,
एल्सवेयर और कहीं नहीं होगा, वहीं होगा। बाई चांस अगर इन ऑर्डर टू रेस्पॉन्सिबल, सेम वही बात हो गया, ड्रॉवर या मेकर को रेस्पॉन्सिबल करना चाह रहे हो आप, तो भी आपको स्पेसिफाइड प्लेस पे ही उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो यहां हम बेसिकली मेकर या ड्रॉई को रेस्पॉन्सिबल कर रहे थे, एक्सेप्टर को। अब आप चाहते हो कि ड्रॉवर या मेकर पे भी केस करें, तो भी आपको बिल को स्पेसिफाइड प्लेस पे ही प्रेजेंट करना था, तभी ये लोग भी रेस्पॉन्सिबल होंगे, नहीं तो पूरा बिल जाएगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अच्छा, कब ऐसा होता है कि जब हमको आप प्रेजेंटमेंट वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस, अगर कोई प्लेस ही नहीं है, बताया नहीं अगले ने कि कहां पे पेमेंट के लिए प्रेजेंट करें, तो क्या करना है, तो बिजनेस प्लेस पे कर दो अगर कोई हो तो, नहीं तो घर पे कर दो। ठीक है, तो बिजनेस प्लेस या घर के प्लेस पे करना चाहिए। बाय चांस बिजनेस का प्लेस क्लोज है और कोई अदर बिजनेस प्लेस भी उसका हम पता अगर कर सकते हैं इंक्वायरी करके, तो वहां पे प्रेजेंट कर दो भाई, बहुत सिंपल है। भाई बिजनेस प्लेस बंद है उसका, तो अगर और कोई प्लेस हम नॉर्मल इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं, भाई ये कई बार होता है ना, एक दुकान बंद है लेकिन पता लगे सर ये 4 दुकान शिफ्ट हुई है शॉप, तो वहां जाकर के आपको प्रेजेंट कर देना चाहिए। बाय चांस कोई नोन प्लेस है ही नहीं, ना तो बिजनेस प्लेस, ना रेजिडेंस प्लेस, ना कोई अदर प्लेस, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जिधर ही कैन फाउंड, जहां मिल जाए वहां बिल को पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर सकते हो, अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर मैटर। चलिए, चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड बट ऑब्वियस है जिस बैंक पर, अब अच्छा पॉइंट देखना, चेक अपने को वैसे तो मैक्सिमम 3 महीने का टाइम होता है, लेकिन रीजनेबल टाइम में, आज अगर मैं आपको चेक दूं तो मैंने क्लास में भी बोला था, आप 3 महीने वेट थोड़ी करोगे, आप अगले दिन ही प्रेजेंट करोगे। तो बैंकर और ड्रॉवर का रिलेशन चेंज हो उससे पहले पहले प्रेजेंट कर दो। जैसे बैंक की इंसॉल्वेंसी, आप 3 महीने का वेट कर रहे थे कि यार 2 महीने बाद चेक प्रेजेंट करेंगे, इस बीच में अगर बैंक दिवालिया हो गया तो फिर प्रेजेंटमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा, पैसा डूबा समझिए। इसीलिए इनका रिलेशन ऑल्टर हो उससे पहले पहले प्रेजेंट कर देना चाहिए। डिटेल पढ़नी हो अगर इन सेक्शंस की, तो प्रेजेंटमेंट का मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर डिलीवरी, बट ऑब्वियस है जब चेक जब भी दिया जाए तो रीजनेबल टाइम मतलब 3 महीना नहीं है, एज अर्ली एज पॉसिबल आपको डिपॉजिट करना चाहिए। अच्छा, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल अगर डिमांड वाला है तो मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम। अगर कोई बिल टाइमिंग की जगह पे डिमांड के, जब मांगोगे तब देंगे, तो एक रीजनेबल टाइम में आपको प्रेजेंट कर देना चाहिए। बाय चांस अगर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट मे बी मेड बाय ड्यूली ऑथोराइज एजेंट भी कर सकता है। भाई ड्रॉवी मेकर या एक्सेप्टर जो है उसको प्रेजेंट करने का काम, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट मे बी मेड टू द, ठीक है। अब आप ड्रॉई की जगह उसके एजेंट को, या मेकर या एक्सेप्टर की जगह उसका ऑथोराइज एजेंट, भी मैंने अपना एजेंट बना रखा है, आप इसको प्रेजेंट कर देना वही पेमेंट करेगा, तो आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर बहुत सीधा सा, वेयर द ड्रॉई मेकर और एक्सेप्टर हैज डेड, अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल हेयर को हम प्रेजेंट करेंगे। लेकिन आप जानते हो लीगल हेयर पेमेंट उतना ही करेगा जितना मरने वाला प्रॉपर्टी छोड़ के गया, आप अच्छी तरह जानते हो। तो हम उसके पैसा हमने उधार उसको दे रखा है, उसने हमको बिल दिया था, अब उसकी डेथ हो गई है, तो हम उसके लीगल हेयर को प्रेजेंट करेंगे, भाई आप लोग जानते हो। और अगर बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है तो असाइनी को करेंगे, अरे कुछ तो पैसा आएगा ना हाथ में, कोर्ट से जो बंदा अपॉइंटेड होता है उसको प्रेजेंट करेंगे, भाई ये तो दिवाली हो गया, तू अब देख ले, इसमें से जो भी मिलता है वो अपन लेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब किन कंडीशन में ऐसा होता है बच्चे लोगों की, जहां अगर आपने प्रेजेंटमेंट में एक्सक्यूज मिल जाता है हमको, है ना, 2 पॉइंट्स अपने को एक्सक्यूज के दे रखे हैं, देखिएगा। डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड। अगर इन चीजों की वजह से डिले हुआ हो तो फिर डिले, अपने क्या पढ़ा, अगर आप प्रेजेंट करने में डिले करते हो तो पार्टियां अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाती हैं। लेकिन अगर इस वजह से डिले हुआ हो कि बंदा पर्सन के बियॉन्ड दी कंट्रोल था, मैंने कहा था आपको क्लास के अंदर भी, कोमा में चला गया, जैसी खबर मिली बिल डिसऑनर कोमा में चला गया, बियॉन्ड दी कंट्रोल ऑफ द पार्टीज हो, या अपने यहाँ लॉकडाउन लग गया, ऐसा कुछ, ठीक है। नॉट टू हिज डिफॉल्ट, मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस, मतलब उसकी खुद की नेग्लिजेंसी, डिफॉल्ट या मिसकंडक्ट की वजह से नहीं था, ऐसी सिचुएशन जो कंट्रोल के बाहर है, उस वजह से अगर वो डिले हो गया, प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो फिर यहाँ पे एक्सक्यूज करेंगे हम उसको, या हम बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंटेड ही मानेंगे। और जैसे ही वो डिले का कॉस्ट ठीक हो तब उसको प्रेजेंट कर देना चाहिए रीजनेबल टाइम में। लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद प्रेजेंट कर दो तो वैलिड प्रेजेंटमेंट माना जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब ऐसा होता है जब प्रेजेंटमेंट जरूरी है ही नहीं। नंबर 1, जब मेकर ड्रॉई या एक्सेप्टर इंटेंशनली आपको प्रिवेंट कर देता है, जानबूझ के, ना घर पे मिल रहा है, ना ऑफिस में मिल रहा है, ना और कहीं मिल रहा है, तो फिर बिल्कुल डिसऑनर ही मानेंगे, प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। अगर बिजनेस प्लेस क्लोज था, या मेकर ड्रॉई या एक्सेप्टर अपने को ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, डिसऑनर समझ के केस करो सामने वाले पे, प्रेजेंटमेंट जरूरी भी नहीं है, ठीक है ना।
अगर लाइबल पार्टी हैज एग्री टू पे इवन नॉन प्रेजेंटमेंट, सामने वाली पार्टी बहुत भली है, अच्छी है, ड्रॉई हमारा मेकर हमारा एक्सेप्टर बहुत बढ़िया है, वो कह रहा है नहीं भी प्रेजेंट करोगे तो भी पेमेंट कर दूंगा, तो मजा आ गया भाई, फिर तो टेंशन ही नहीं है। या बगैर प्रेजेंट किए वो कुछ पार्ट पेमेंट कर देते हैं या प्रॉमिस कर देते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है। और अगर उन्होंने अपना देखो बिल को प्रेजेंट करवाना, एक बहुत सिंपल बात समझो, अगर आपने मुझ पर एक बिल ड्रॉ किया है, मैं ड्रॉई हूं और आप ड्रॉअर हो, तो मेरा ये अधिकार बनता है कि आप ड्यू डेट पे बिल को मुझे प्रेजेंट करोगे, मैं तभी पेमेंट करूंगा। टाइमली प्रेजेंट नहीं किया तो मैं लाइब्रेरी से फ्री हो जाऊंगा बिल के लिए। तो अब मैं अपने इस राइट का ही अगर वेव कर देता हूं, ऊपर वाले पॉइंट की तरह हो गया, मैंने वेव कर दिया कि यार आप चिंता मत करो, आप नहीं भी प्रेजेंट करोगे तो मेरी लाइब्रेरी है, मैं आपको 3 महीने बाद खुद सामने से आकर के पेमेंट करूंगा, तो फिर एक्सक्यूज है, अपने को ध्यान में रखना। चलिए लास्ट वाला पॉइंट, अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड पेबल एट अ स्पेसिफाइड बैंकर था, समझिएगा, बैंक को हमने एक्सेप्टेड पेबल किया था, मतलब बैंक से हमारा वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे होना था, हैज बीन ड्यूली प्रेजेंटेड, और बैंक को बकायदा प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया था पेमेंट के लिए, लेकिन डिसऑनर हो गया, बैंक ने उसको गलती से डिसऑनर अगर किया है, बैंकर नेग्लिजेंटली या इम्प्रॉपरली उसको रख लेता है या वापस रिटर्न कर देता है, जिससे होल्डर को नुकसान हो रहा है, तो वो कंपनसेट करेगा। ध्यान रखिएगा, हमने एक बिल जो है वो बैंक पर एक्सेप्टेड पेबल बनाया था, बैंक से हमको पैसा लेना है, बैंक में हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो बैंक के ऊपर एक्सेप्टेड पेबल था, बैंक की तरफ से पेमेंट होना था। अब ड्यू डेट पे होल्डर ने बैंक को चेक प्रेजेंट किया या बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया, और बैंक ने नेग्लिजेंटली या तो अपने पास रख ही लिया उसको या वापस रिटर्न कर दिया, पेमेंट नहीं किया है, और इससे होल्डर जो है बट ऑब्वियसली उसको नुकसान होना ही होना है, तो बैंक उसको कॉम्पनसेट करेगी, क्योंकि यह गलती बैंक की थी कि उसको टाइमली पेमेंट कर देना चाहिए था, कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, तो बच्चे लोगों यहाँ एनआईए का सुपर रिवीजन हम लोग कर चुके हैं, बहुत खटाखट वाला जैसे मैंने कहा था, तो होप्स हो गए आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा रिवीजन, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। 2 काम इसके साथ में करने, अगर एनआईए मजबूत करना चाहते हो, एक तो एनआईए के क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं वो जरूर कर लेना साथ में, और प्रेजेंटमेंट वाला टॉपिक अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो उसको भी आप उस वीडियो से जरूर देख लेना। चलिए, तो यहां तक की बात हमारी खत्म हो गई है, जल्दी आप लोगों से नए लेक्चर्स के साथ पे मुलाकात होगी, एग्जाम्स बस अब आने ही वाले हैं, तो जबरदस्त तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।